Greetings everyone, welcome to Career Edu. My name is देवांशु मिश्रा एंड लास्ट क्लास में हमने साथ में पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जाना, हमने कैपिटल अकाउंट जाना, करंट अकाउंट जाना, हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड जाना एंड कई सारी चीजें जानी। हमने बीओपी डेफिसिट के बारे में जाना, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, बीओटी डेफिसिट के बारे में जाना, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स के बारे में जाना। आज हम जानने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट के बारे में। जब भी हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैपिटल अकाउंट का हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। आज हम उन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानने वाले, पढ़ने वाले। साथ साथ जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो शेयर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ हम एक्सचेंज रेट्स वगैरह के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट वगैरह के बारे में जानेंगे। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। और ये जो हमारा चैप्टर है स्टॉक्स एंड इन्वेस्टमेंट, जिसका पहला पार्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने पहले ही पढ़ लिया था, आज उसके सेकंड एंड थर्ड पार्ट यानी कि स्टॉक्स एंड देन पहले इन्वेस्टमेंट एंड देन स्टॉक्स, स्टॉक मार्केट, इन चीजों के बारे में सेकंड एंड थर्ड पार्ट को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर इस एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाता है तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस पे और एक वीडियो दें जिसमें हम पूरे इस वीडियो को कंप्लीट करें। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। सो व्हाट आर इन्वेस्टमेंट्स? इन्वेस्टमेंट्स फॉर्म वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, चाहे वो कोई सा भी कैपिटल अकाउंट हो, ठीक है, चाहे वो हमारा फिस्कल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट हो या चाहे वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट हो। आज हम बात करने वाले हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो कि कैपिटल अकाउंट ऑफ आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर्म करता है, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, जब भी हम इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, तो हम दो तरीके के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई के बारे में, एंड देन हम बात करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या एफपीआई, एफआईआई ये भी कहा जाता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आर सेम, विच इज एफपीआई एंड एफआईआई आर सेम, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलग है। तो कम शब्दों में इनमें अंतर क्या है, पहले हम ये समझते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, कोई भी, पहले तो ये सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, यानी कि ये क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। एक देश का इंसान दूसरे देश में इन्वेस्ट करता है या दूसरे देश का इंसान अपने मतलब किसी और देश में इन्वेस्ट करता है, इसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो जब भी 10% से ज्यादा शेयर्स खरीदा जाता है या बेचा जाता है, इसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एंड जब भी 10% या उससे कम शेयर खरीदा या बेचा जाता है, तो इसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या एफपीआई कहते हैं। ये सबसे पहला डिफरेंस है। अब एक चीज हमें जानना पड़ेगा कि ये जो कोई सा भी कंपनीज होते हैं, इनका 10% शेयर या उससे ज्यादा आने की बहुत होता है, ठीक है। ये जो कंपनी होता है ना, ये 20 रुपए 30 रुपए के कंपनीज नहीं होते, ये अरबों के कंपनीज होते हैं। अब खुद देख लो, जियो कितना बड़ा कंपनी होगा, इसका खुद का नेटवर्क कितना होगा, सोचो उसका 10% से ऊपर यानी 11%, 12%, इवन 15% कितना हो सकता है, उसका वैल्यूएशन कितना हो सकता है। तो इतना बड़ा रकम जब भी कोई इन्वेस्ट करता है इतने सारे शेयर्स खरीदने के लिए, तो किस टाइप के गोल के लिए करता होगा कि फटाफट खरीद लेते हैं, कल जब इस कंपनी का नेटवर्क बढ़ जाएगा तो शेयर्स को खरीद के निकल जाएंगे, फिर किसी और कंपनी का शेयर्स खरीद लेंगे। ऐसे शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए तो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करते होंगे कंपनीज, ठीक है। फिर वो कंपनीज किस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं? फिर वो कंपनीज जो इन्वेस्ट करते हैं वो बेसिकली लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ, बिजनेस ओरिएंटेड गोल्स के साथ इन्वेस्ट करते हैं। कि अगर कोई कंपनी जो है वो किसी और कंपनी का, कोई इंसान किसी और कंपनी का जो है 15% शेयर खरीद रहा है, मतलब वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब एक बहुत बड़ा अमाउंट पे कर रहा है इसके लिए, उस बड़े अमाउंट को वो ऐसे ट्रिवियल गोल्स या शॉर्ट टर्म गोल्स की जैसे ही कल नेटवर्क बढ़ेगा बेच के निकल जाएंगे, इसके लिए वो नहीं करता। वो 15% राइट्स ले लेता है उस कंपनी का, ठीक है, जिसके बाद उस कंपनी के आगे चल के फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से उतना 15% का जो डिविडेंड होता है वो उस इंसान को मिलता है, ठीक है। मतलब कि ये उसके कमाई का ही नहीं बल्कि एक तरीके से उसका एसेट बन जाता है। वो उस बिजनेस में अपना एक भागीदारी, 15% का भागीदारी स्थापित करता है, इसीलिए वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। इसी को हम बोलते हैं एफडीआई। ये लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए किया जाता है, ऐसे नहीं कि आए और फिर बेच के निकल गए शेयर्स बेच के, नहीं, ये ऐसे शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए नहीं किया जाता। ये इतने बड़े इन्वेस्टमेंट करके उस कंपनी में उतना परसेंट का मालिकाना अधिकार जो है, ओनरशिप जो है वो लेते हैं, और उसके बाद आगे चल के वो कंपनी उनके बिजनेस का हिस्सा बनता है। वो कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाता है उसका 15% उनको लॉन्ग टर्म क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड टाइम के लिए कंटिन्यूअसली मिलता रहता है हमेशा, और ये उसका एक बिजनेस का एक हिस्सा बन जाता है। सो ये होता है लॉन्ग टर्म गोल्स।
सो ये होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स जिसके लिए एफडीआई किया जाता है। ठीक है, अब अनलाइक एफडीआई जो एफपीआई होता है वो क्या होता है एंड वो किस लिए किया जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर 10% या उससे कम शेयर्स अगर खरीदा या बेचा जाता है तो उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, यानी कि एफपीआई या एफआईआई कहा जाता है। ये किस लिए किया जाता है? अब मान लो कोई इंसान, जैसे हम लोग शेयर मार्केट में जाते हैं, वहां किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, जैसे ही कल उस शेयर का वैल्यू बढ़ जाता है, क्या किया जाता है? फटाक से उसे बेच के मतलब आगे निकल जाते हैं, दूसरा शेयर खरीद लेते हैं। बेसिकली यहाँ क्या किया जा रहा है, जब किसी कंपनी का शेयर्स का वैल्यू कम है उसे खरीद लेते हैं, और जब उसका शेयर्स का वैल्यू बढ़ जाता है उसको बेच के निकल जाते हैं। ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या शॉर्ट टर्म गोल के लिए किया जाता है। जैसे ही बेच दिए, कमाई हो गया उस शेयर से, अब क्या उस शेयर से हमें कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब वही पैसा हम लोग किसी और जगह में लगा के कोई और शेयर खरीदते हैं। तो यहाँ पर जो पैसा होता है ना, ये बहुत कम वक्त के लिए रुकता है। ठीक है, ये जो पैसा होता है इन कंपनीज पे जो इन्वेस्ट होते हैं ये बहुत कम समय के लिए होते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। जैसे ही शेयर का वैल्यू बढ़ जाता है, शेयर्स को बेच के इंसान निकल जाता है, शेयर के बारे में भूल जाता है, दूसरे शेयर में इन्वेस्ट कर देता है और फिर वहां से भी ऐसा प्रॉफिट कमा के उसको भी बेच के निकल जाता है। तो यहाँ पर जो पैसा होता है ये लंबे वक्त के लिए इंसान जो है इन्वेस्ट नहीं करता, बहुत छोटे वक्त के लिए इन्वेस्ट करता है। आप में से भी बहुत कोई करते होंगे, शेयर मार्केट वगैरह में जो पैसे लगाते हैं या शेयर खरीदते हैं, शेयर बेचते हैं, ये वही चीज है। तो यहां पर आप समझ रहे हो कि अगर कोई इंसान 50,000 भी अगर खर्च कर रहा है ना किसी बहुत बड़े कंपनी का, तो उस कंपनी के नेटवर्क का कितना परसेंट होगा? 10% या उससे ज्यादा? बिल्कुल नहीं हो सकता, ये 0.00001% हो, क्योंकि कंपनी का नेटवर्क बहुत होता है। आप जरा सोचो टाटा का नेटवर्क कितना होगा, या आप जरा सोचो जियो का नेटवर्क कितना होगा, एयरटेल का कितना होगा। अगर आप उसका उस पर अगर आप मतलब 50,000 का भी अगर शेयर खरीदते हो तो वो कितना परसेंट शेयर खरीद रहे हो आप उस कंपनी का? समझ रहे हो? वो 1% से भी मतलब बहुत फ्रैक्शन में बहुत छोटा होगा। तो जब भी आप ऐसे 10% ऐसा जब 10% से कम शेयर, यानी इतने कम शेयर जब आप खरीदते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, इतने कम शेयर खरीदते हो, तो बेसिकली आप किस लिए खरीदते हो? क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, अब आप 0.00001% शेयर खरीदे, अब आपको इसके प्रॉफिट से कितना ही फायदा होने वाला है? लॉन्ग टर्म में नहीं फायदा होगा। तो जैसे ही कल उस कंपनी का नेटवर्थ बढ़ जाएगा, उस कंपनी का जो वैल्यू है, वैल्यूएशन जो है वो बढ़ जाएगा, उसके शेयर्स का भी वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। फिर आप उतने ही शेयर्स जिसको शायद आप 50,000 में खरीदे थे, उसको आप लाख रुपया में बेच के आगे बढ़ जाओगे, और वो लाख रुपया मिला, अब उस पर आप किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैसा है क्या वो लंबे वक्त के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है या छोटे वक्त के लिए? जैसे ही वैल्यूएशन बढ़ा बेच के निकल गया, छोटे वक्त के लिए। तो ये सबसे पहला डिफरेंस आता है एफडीआई और एफपीआई में। एफडीआई में ओनरशिप गेन किया जाता है और लंबे वक्त के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, ताकि रिपीटेडली थ्रू आउट द ईयर्स हमें प्रॉफिट से कमाई होता रहे और होते रहे। ठीक है, एफपीआई में जो इन्वेस्ट किया जाता है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है। जैसे ही शेयर्स का वैल्यू बढ़ा, शेयर्स को बेच के निकल जाएंगे, किसी और शेयर्स में फिर इन्वेस्ट कर देंगे, और इसका जो पैसा रहता है वो बहुत कम टाइम के लिए टिकता है, उसको फटाफट हम निकाल लेते हैं वो पैसा। ठीक है, जैसे उसका शेयर्स का वैल्यू बढ़ जाता है। तो इसीलिए एफपीआई में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, और इसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको हॉट मनी कहा जाता है, बिकॉज वो एक जगह टिकता नहीं है। याद कैसे रखना है, गर्म जमीन पे पैर टिकता है? नहीं टिकता है। वैसे ही हॉट मनी जो होता है ना, ये हॉट मनी टिकता नहीं है। एफपीआई पे जो इन्वेस्टमेंट होता है, फटाफट पैसा डालते हैं, फटाफट पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे वैल्यूएशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें पैसा लंबे टाइम के लिए नहीं इन्वेस्ट किया जाता है, छोटे टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाता है और कम वक्त के लिए ही रहता है, इसलिए इसको हॉट मनी भी कहा जाता है। अब एफपीआई और एफडीआई के साथ कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं जो इन्हें अलग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान 10% या उससे कम शेयर खरीदता है, यानी कि एफपीआई के केस का बात कर रहे हैं हम, तो ऐसे केस में उस इंसान को किसी भी टाइप का स्पेशल राइट नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई इंसान किसी कंपनी में 10% या उस 10% से ज्यादा शेयर अगर खरीदता है, दैट मीन्स वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ, और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के चलते उसका भी उस कंपनी के ऊपर एक मालिकाना अधिकार जो है वो बनता है, जितना भी परसेंट शेयर बेसिकली वो खरीदा है उस चीज का। एंड वो आया है निकल जाने के लिए नहीं, वो आया है रुक के उस कंपनी का एक हिस्सा बन के, ठीक है, आने वाले वक्त में उस कंपनी से बिजनेस करने के लिए। सो उस कंपनी के बिजनेस मॉडल का वो भी एक हिस्सा बन चुका है, उस कंपनी के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, एंटरप्राइज का वो एक हिस्सा बन चुका है। इसकी वजह से उस इंसान को जो है कुछ स्पेशल राइट्स मिलते हैं, उस एफडीआई वाले को, ना कि उस एफपीआई वाले को। कुछ राइट्स मिलते हैं जो एफडीआई को एफपीआई से अलग बनाता है। ये जो राइट्स होते हैं ये कौन कौन से स्पेशल राइट्स होते हैं? ये जो राइट्स होते हैं ये कौन कौन से सारे स्पेशल राइट्स होते हैं? फर्स्ट, इंपॉर्टेंट डिसीजनल राइट्स।
किसी भी कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन जब लिया जाता है या बनाया जाता है तो इनमें ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं, एफडीआई वाले जो होते हैं, ठीक है, इनका भी एक से होता है, इनका भी एक, इनसे भी पूछा जाता है उस डिसीजन में, इनका भी एक योगदान होता है, पहला। दूसरा होता है वोटिंग राइट्स। इंपॉर्टेंट मैटर्स में जब भी कंपनी के शेयर होल्डर्स के बीच जब भी वोट किया जाता है कि क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई एक चीज पे, कोई एक सॉल्यूशन पे अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इनसे भी वोट लिया जाता है, इनका भी राय जाना जाता है, इनसे भी पॉजिटिव, अफर्मेटिव या नेगेटिव, इनसे भी जो है वोट लिया जाता है, जिससे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में कंपनी का इनका भी अधिकार होता है, एफडीआई वालों का, जिन्होंने 10% से ऊपर शेयर खरीदा है। तीसरा, इनके पास यह अधिकार होता है कि जिस कंपनी का इन्होंने 10% से ज्यादा राइट्स खरीदा है उसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो होते हैं उनमें ये अपना एक इंसान बैठा सकते हैं, क्योंकि कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड वोटिंग्स कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स ही तो लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस। अब अगर इनका एक इंसान बोर्ड ऑफ मेंबर्स का हिस्सा रहेगा तो कंपनी के जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे या लिए जाएंगे, क्या उनमें इन लोगों का से नहीं होगा, क्या उनमें इन लोगों का जो मोटिव है वो नहीं झलकेगा? बिल्कुल झलकेगा, ठीक है। तो बस अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो कंपनी, ये जो लोग हैं जिन्होंने 10% से ज्यादा शेयर खरीदा है, 15-20% शेयर खरीदा है, ये अपने एक इंसान को उस कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में बैठा सकते हैं जो कि उस इंसान के इंटरेस्ट का ख्याल रखेगा कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में, ठीक है। सो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं एफडीआई और एफपीआई में। होप आप समझ गए होंगे कि एफडीआई और एफपीआई कैसे अलग हैं, इनके साथ क्या स्पेशल पावर्स आते हैं, इनके साथ क्या नेगेटिव्स हैं एंड इनके साथ क्या क्या पॉजिटिव्स हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाता है, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं टेक्सचुअल लैंग्वेज पे कि क्या हमें पता चलता है अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट्स। तो फर्स्ट, व्हेन वी बाय एसेट्स दैट में जनरेट रेवेन्यू फॉर अस इन द फ्यूचर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट या निवेश ये क्या होता है? जब भी हम कोई ऐसे एसेट्स खरीदते हैं, पूंजी खरीदते हैं, एसेट्स बनाते हैं जो कि हमें फ्यूचर में क्या देंगे? रिटर्न देंगे। यानी कि ये ऐसे चीजें हैं जिन पे हम खर्च एक बार करेंगे लेकिन इनसे बेनिफिट हमें थ्रू आउट द टाइम कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान जो कंप्यूटर खरीद रहा, मतलब कंप्यूटर का काम करता है, वो एक बार कंप्यूटर खरीदा, उसको बेच दिया, उस खरीदे हुए कंप्यूटर से उसे कितना फायदा हुआ? एक ही बार फायदा हुआ। क्या आने वाले वक्त में कंटिन्यूअसली होता रहेगा? नहीं होगा, ठीक है। मगर कोई इंसान जो प्रिंटिंग प्रेस का काम करता है या जेरोक्स का काम करता है, वो एक कंप्यूटर खरीदा, वो कंप्यूटर पे कितने बार खर्च किया? एक ही बार खर्च किया, बट अब उस कंप्यूटर पे उसे कंटिन्यूअसली फायदा होता रहेगा, बिकॉज वो कंप्यूटर अब उसका एक एसेट बन चुका है, उसका यूज करके वो कंटिन्यूअसली पैसा कमाते रहेगा। तो अब उस कंप्यूटर से वो जो पैसा जनरेट कर रहा है वो क्या लिमिटेड है? नहीं है, वो बियॉन्ड द टाइम, बियॉन्ड द फाइनेंशियल ईयर वो उसको बेनिफिट्स देता रहेगा। इसको बोलते हैं एसेट या पूंजी या कैपिटल। कैपिटल या एसेट एक ऐसा चीज होता है जिसपे आप खर्च एक बार करते हो पर वो आपको बेनिफिट जो है थ्रू आउट द टाइम रिपीटेडली देते रहता है उस फाइनेंशियल ईयर के बाद भी, ठीक है। और इस चीज को जब हम उस ऐसे कैपिटल को खरीदते हैं और इस कैपिटल को खरीदने के लिए, पूंजी बनाने के लिए हम पैसा लगाते हैं, पैसा देते हैं, खर्चते हैं एक ही बार, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके विपरीत जब हम लोग अपने उन कैपिटल्स को बेचते हैं या उन एसेट्स को बेचते हैं और उसके बदले एक मोटा रकम एक बार में हाथ में ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें उन एसेट्स से और वापस फायदा नहीं होने वाला क्योंकि हम वो बेच चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, ऑल द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने बताया, जब हम शेयर्स खरीदते हैं उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं और जब हम अपना शेयर्स को बेच देते हैं तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। सो ऑल द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स व्हेन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द सिटीजन, जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देशवासियों के बीच में होता है तो इसे हम अपने फिस्कल अकाउंट के कैपिटल अकाउंट में दर्ज करते हैं। लेकिन यही बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स जब क्रॉस बॉर्डर होते हैं, दैट मींस कि एक देश का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ या हमारे देश का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो फिर हम इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में दर्ज करते हैं, ठीक है। यहां वही चीज लिखा हुआ है, ये वही चीज है, ऑल द बाइंग एंड सेलिंग, जो कि इन्वेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट है, जैसे कि शेयर्स हो गए या फिर इन्वेस्टमेंट्स हो गए, लोन्स हो गए बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के कैपिटल अकाउंट में कैपिटल ट्रांजैक्शंस के रूप में दर्ज होता है। अगर खरीदते हैं तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, बिकॉज खरीदने के लिए, शेयर्स खरीदने के लिए हमें पैसा एक्सपेंड करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, तो इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। और जब अपने शेयर्स को हम बेचते हैं तो उसे कैपिटल रिसीट कहते हैं, क्योंकि उसे बेच के हमें बदले में क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, दिस इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं शेयर्स वाले, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एफडीआई, जिसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। दूसरा होता है एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको एफआईआई
या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया, यहां बिल्कुल वही चीज लिखा है और एक बार हम देख लेते हैं। एफडीआई इज व्हेन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज डन विथ मोर देन 10% शेयर्स। जब भी 10% से ज्यादा शेयर्स पे इन्वेस्ट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसे एफडीआई कहते हैं। ये ज्यादा कंट्रोल अलाउ करता है। जो भी इंसान 10% से ज्यादा शेयर खरीदता है उसे वोटिंग राइट्स, डिसीजन राइट्स एंड बोर्ड ऑफ मेंबर्स के ऊपर राइट्स मिल जाता है, जिसकी वजह से उसका उस कंपनी के ऊपर ज्यादा कंट्रोल हो जाता है और एक तरीके से एक मालिकाना अधिकार, एक ओनरशिप बन जाता है उस कंपनी पे। और वो कंपनी उसका बस एक बार के लिए शेयर बेच के निकलने का नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म बिजनेस एसेट बन जाता है वो कंपनी, जो उसको कंटिन्यूअसली आने वाले वक्त में रिटर्न्स देते रहेगा। इसका कोई मतलब लिमिटेड टाइम पीरियड नहीं है। जब तक वो कंपनी उसके साथ जुड़ा हुआ है तो वो जितना परसेंट शेयर्स खरीदा है या जितना परसेंट शेयर्स का वो मालिक है, 10% से ऊपर, ठीक है, जितना भी शेयर्स वो खरीदा हुआ है उतना परसेंट उसको प्रॉफिट, मतलब उस कंपनी के प्रॉफिट से उतना परसेंट उसको मिलते रहेगा, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, वही चीज जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया। It allows more control over the assets of the company with decision making powers and is usually done for long term goals। और इसे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए किया जाता है, फटाक से खरीदे और बेच के निकल जाने के लिए नहीं, बल्कि खरीद के अपने पास रख लेने के लिए, ताकि जितना भी परसेंट वो खरीदे थे उतना परसेंट प्रॉफिट पे उसका हक आने वाले वक्त में लंबे वक्त तक मिलता रहे उसे। ठीक है, फिर आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इसके विपरीत फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में 10% या उससे कम शेयर्स हम खरीदते हैं या बेचते हैं, और ये शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए होता है। आज कंपनी का वैल्यू कम है, उसके शेयर्स का वैल्यू कम है, खरीद लेते हैं कम दाम में, कल जब वैल्यूएशन बढ़ जाएगा कंपनी का तो बेच के निकल जाएंगे, जितना परसेंट बढ़ा है उतना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर पैसा जो आता है वो टिकता नहीं है, ठीक है, फटाफट डाले फटाफट निकाल लेता है इंसान और फिर दूसरे में डाल देता है प्रॉफिट कमा के, इसलिए इस पैसे को हॉट मनी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें वो कंपनी उस इंसान के बिजनेस का एक हिस्सा नहीं बनता और ना ही वो इंसान उस कंपनी के बिजनेस मॉडल का एक हिस्सा बनता है। ठीक है, यहाँ पर हमें किसी भी टाइप का डिसीजन राइट्स देखने को नहीं मिलता और यहाँ किसी भी टाइप का कंट्रोल भी हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये काफी वॉलेटाइल इन नेचर होता है, मतलब आते ही उड़ जाता है ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इसलिए है ही वो शॉर्ट टर्म। अब हमारा जो शेयर मार्केट है, सो शेयर मार्केट हमारे सेकेंडरी फाइनेंशियल मार्केट का एक हिस्सा होता है या वही लिखा हुआ है। अब ये सेकेंडरी फाइनेंशियल मार्केट या प्राइमरी फाइनेंशियल मार्केट, इसको कैपिटल मार्केट भी कहा जाता है। सेकेंडरी फाइनेंशियल मार्केट एंड प्राइमरी फाइनेंशियल मार्केट लिखो, या फिर सेकेंडरी कैपिटल मार्केट या प्राइमरी कैपिटल मार्केट बोलो, बात एक ही है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये सेकेंडरी मार्केट्स है, प्राइमरी मार्केट्स, ये क्या है, ठीक है, इनके बारे में अभी देखने वाले हैं। उसके बाद हम समझेंगे शेयर मार्केट क्या होता है। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं प्राइमरी फाइनेंशियल मार्केट। होता क्या है, जब भी कोई कंपनी अपने नए नवेले शेयर्स, ठीक है, जिसको अभी अभी वो इशू किया है, उसको फॉर द फर्स्ट टाइम जब वो इशू करता है और मार्केट में बेचने के लिए छोड़ देता है, इशू कर देता है, ठीक, उसी को बोलते हैं इशू करना। जब कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक कर दे, एक प्राइवेट कंपनी है, उसके शेयर्स है, जब वो प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक कर दे, यानी कि उन्हें शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को, सिक्योरिटीज को इशू किया, तो जब ये फॉर द फर्स्ट टाइम किया जाता है किसी कंपनी द्वारा, तो उसे हम प्राइमरी फाइनेंशियल मार्केट या प्राइमरी कैपिटल मार्केट कहते हैं। ठीक है, इसी को आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर कंपनी इनिशियली फॉर द फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को, अपने सिक्योरिटीज को क्या कर रहा है, पब्लिक मार्केट में ऑफर कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स भी कहा जाता है। इंडिया में जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग सबसे पहले डच शुरू किए थे, जो इंडिया आने के बाद कंपनी एस्टेब्लिश करने से पहले, बिकॉज उनके पास पैसा नहीं था, तो अलग अलग राजाओं से एंड अलग अलग मर्चेंट से वो पब्लिक ऑफरिंग्स ले रहे थे और उसके आधार पे वो कंपनी बनाए थे एंड बोले थे कि जितना भी कंपनी का वैल्यूएशन होगा तो और प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से जितना जितना परसेंट आपने डोनेट किया था उतना उतना परसेंट आपको प्रॉफिट से दिया जाएगा। तो इसी को आईपीओ कहा जाता है, जब फॉर द फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी, अपने प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में लाए, इशू करे फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है, उसे फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक के सामने बेचने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, जब कोई कंपनी अपने ऐसे शेयर्स जिसको पहले इशू कर चुका है, पहले बेच चुका है या इशू कर चुका है, मार्केट में डाल चुका है, ठीक है, मतलब कि वो प्राइमरी फेज से पार हो चुका है। फॉर द फर्स्ट टाइम वाला जो फेज होता है, प्राइमरी फेज, जब वो फॉर द फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को बेच रहा होता है, उस फेज से पार हो चुका है। अब वो कंपनी एक मैच्योर कंपनी हो चुका है, प्रॉपर एस्टेब्लिश कंपनी हो चुका है, उसके शेयर्स मार्केट में ऑलरेडी इशूड हो चुके हैं। ऐसे शेयर्स को जब वो कंपनी दोबारा से बेचने का कोशिश करता है या बार बार बेचने का कोशिश करता है, ठीक है, तब उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। ठीक है, और यही सेकेंडरी मार्केट मोस्टली हम कॉमनली यूजुअली शेयर मार्केट के नाम से हम जानते हैं, इसे समझते हैं, इनके बारे में बात भी करते हैं।
तो ये था प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। सिंपल टर्म्स में जब भी कोई कंपनी अपना शेयर्स को फॉर द फर्स्ट टाइम बेचता है, नया नया कंपनी, उसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं, ठीक है। और वो मार्केट जिसमें कोई कंपनी अपने ऑलरेडी पहले ही इशूड एंड सोल्ड शेयर्स को वापस से बेचता है सिक्योरिटीज को, उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, अब जब भी कोई कंपनी नया नया होता है, ठीक है, एकदम हाल ही में बना है ऐसा, अच्छा सिंपल से इसको समझने का तरीका है, दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट एंड ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। होता क्या है, जब भी कोई पौधा जो होता है ना, वो जो छोटा होता है उसका रंग क्या रहता है, हरा भरा रहता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसका रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। ऐसे ही हम समझते हैं जब भी कोई कंपनी नया नया शेयर मार्केट में आया है, एक नया नया कंपनी है, न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी है, ठीक है, तो छोटा कंपनी है, ठीक है, ऐसे कंपनी पर जो इन्वेस्ट किए जाते हैं उनको ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि वो कंपनी अभी छोटा है, पौधा है, इसलिए ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। और जैसे ही वो कंपनी बड़ा हो गया, तगड़ा हो गया, मैच्योर हो गया वो कंपनी, ठीक है, बड़ा मैच्योर कंपनी बन जाता है, अब उस पर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इन दोनों में फर्क क्या है, जो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं यूजुअली उनके साथ एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। बिकॉज कंपनी नया है तो उस कंपनी का नेटवर्थ कम होता है, उसके शेयर्स का वैल्यूएशन कम होता है, सस्ते में उसके शेयर खरीद सकता है, और अगर वो कंपनी ग्रो करता है तो कई ज्यादा % हमें बेनिफिट्स देखने को मिल सकता है। जबकि ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो ऑलरेडी एक मैच्योर, एक सिक्योर और एक बड़ा कंपनी है, तो ऑब्वियस बात है उसके शेयर्स कुछ आपको सस्ते में नहीं मिलने वाले, और जब आप उसके शेयर्स के खरीदोगे तो आपको जो बेनिफिट है, वो ग्रोथ है, वो भी आपको कुछ उतना ज्यादा नहीं दिखने वाला, क्योंकि एक कंपनी जो होता है जब वो छोटा कंपनी होता है उसके शेयर सस्ते होते हैं। ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट वाले शेयर सस्ते नहीं होते, जब वो सस्ते में कम दाम में आप ज्यादा शेयर्स खरीद सकते हो, जैसे से वो कंपनी जो है, बिकॉज शुरू में जो कोई भी कंपनी जो है ना वो बहुत फास्ट ग्रो करता है, फिर धीरे धीरे उसका ग्रोथ का जो स्पीड होता है वो कम होते जाता है। तो जब वो कंपनी ग्रो करेगा और आपको वो शेयर्स, अपने नया नया कंपनी है तो सस्ते में खरीदे, अब जब वो कंपनी ग्रो कर रहा है वो कई सारे मल्टीपल्स में जो है उसका जो कंपनी का नेटवर्थ है वो बढ़ते रहेगा, और आपको भी उतने सारे मल्टीपल्स में आपको प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। लेकिन उतने ही दाम में क्या एक ऑलरेडी मैच्योर शेयर के, मतलब कंपनी के उतने ज्यादा शेयर्स आप खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते। उतना ही दाम में जो है आपको कम शेयर्स खरीदने को मिलेगा, और आपको उसमें जो ग्रोथ और जो प्रॉफिट है वो भी आपको कम देखने को मिलेगा, बिकॉज आपके पास शेयर्स ही कम है, ठीक है। तो ये होता है ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में अंतर, ठीक है। दूसरा चीज इससे रिलेटेड क्या है कि ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में भले ग्रोथ ज्यादा देखने को मिले आपको, ठीक है, वो कई फोल्ड्स में मल्टीप्लाई हो जाता है, वो उसके बाद बढ़ने के बाद अगर बढ़ता है तो ये एक बेनिफिट है। लेकिन अगर वो ना बढ़े, नए नए कंपनीज जो होते हैं वो ज्यादा रिस्की होते हैं, उनके डूबने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। लेकिन वहीं पर भले ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट्स कम देखने को मिले, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट सिक्योर होता है, आपको इतना पता होता है कि आप कोई बहुत बड़ा लॉस से नहीं गुजरने वाले। और ये सब बातें है, जियो हो गया या फिर टाटा हो गया, ये सब ऑलरेडी मैच्योर कंपनीज है, ऑलरेडी ग्रोन अप कंपनीज है, ये नहीं डूबने वाले कल को, तो आपके शेयर्स भी नहीं डूबेंगे, आपको इसमें सिक्योरिटी होता है, भले प्रॉफिट कम हो। ग्रीन फील्ड में आपके पास प्रॉफिट ज्यादा करने का आपके पास मौका होता है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं इनमें। अब नेक्स्ट, हमारे इंडिया में ये जितने भी फॉरेन शेयर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, एफडीआईज हैं, इनको कौन रेगुलेट करता है? इनको जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, यानी कि सेबी, जिसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, ठीक है, वो इन्हें कंट्रोल करता है। सेबी जो है वो एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसका काम ही है ये सारे जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है, एफडीआईज है, एफपीआईज है, इनको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, और इनमें कोई भी टाइप का जो है टैंपरिंग नहीं किया जा रहा या मेल प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा, इसको इंश्योर करना किसका काम है? सेबी का काम है। सेबी के हेडक्वार्टर्स कहां पर है? एज आई ऑलरेडी सेड, सेबी के हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे फॉरेन शेयर्स के बारे में। अब कुछ नॉर्मल जो शेयर्स होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सारे जो शेयर्स होते हैं, सारे जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो फॉरेन ही हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ हमारे देश के लोग भी हमारे देश की कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है। नॉर्मल बेसिक शेयर्स भी विद इन द कंट्रीज खरीदे और बेचे जाते हैं। तो ये कितने टाइप के शेयर्स होते हैं हम देखते हैं। पहला होता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर, जो इक्विटी टर्म है, आप में से बहुत कोई शार्क टैंक में बार बार सुन चुके होंगे। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे को किसी कंपनी का जो है 25% बेसिकली इक्विटी चाहिए, विच मीन्स कि उस कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट्स का 25% हमको मिलता रहेगा, ठीक है। उसके लिए ऑब्वियसली हम उस कंपनी पे एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है इन्वेस्ट करेंगे। डील्स होते हैं, नेगोशिएशंस होते हैं कि अगर हम इतना % अगर हम कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमको कितना % शेयर्स मिलेगा। तो अगर हम इतना % कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं
तो कितना परसेंट मिलेगा उसी को हम इक्विटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान किसी दूसरे कंपनी में, इन्वेस्टर किसी कंपनी में, ठीक है, लेट्स से एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करता है और उसके बदले 15% इक्विटी मांग लेता है, विच मीन्स कि अब उस कंपनी के 15% का मतलब बेसिकली स्टॉक्स का वो मालिक है, ठीक है, 15% शेयर्स का मालिक है। अब फ्यूचर में वो कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगा उसमें से 15% उसको कंटिन्यूअसली, एक बार नहीं बल्कि बार बार मिलता रहेगा, ठीक है। उस कंपनी में 15% मालिकाना अधिकार जो है उस इंसान का हो गया। इसी को कहते हैं इक्विटी शेयर्स और इसी को हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाता है प्रेफरेंशियल शेयर, ठीक है। प्रेफरेंशियल शेयर जैसे कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, ये ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको यूजुअली प्रेफरेंस दिया जाता है। प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकता। तो यहां पर हमें यह देखने को मिलता है कि ऐसे लोग लेट्स से जिनके पास प्रेफरेंशियल शेयर होता है, इनको जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से इनका शेयर सबसे पहले दिया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में उनका जो है डिविडेंड्स हो गया या प्रॉफिट में उनका हक हो गया वो बाद में दिया जाता है, पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को उनका हिस्सा दिया जाता है। अब जहां इक्विटी शेयर्स वालों का जो शेयर्स होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, किसी के पास 15% शेयर्स होते हैं, किसी के पास 20 होते हैं, किसी के पास 10 होते हैं, तो सबके पास जितना भी शेयर्स में हिस्सा है वो अलग अलग होता है। लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का जो है शेयर्स फिक्स्ड होता है, विच मीन्स की कंपनी का प्रॉफिट हो, लॉस हो, ज्यादा प्रॉफिट हो, कम प्रॉफिट हो, ना हो, डजंट मैटर, इनको जितना फिक्स्ड अमाउंट देना है उतना उनको देना पड़ेगा। इस केस में ज्यादा प्रॉफिट हो तो इनके पास ज्यादा अमाउंट मिल सकता है, कम प्रॉफिट हो तो इनको, बिकॉज प्रॉफिट का है तो 15% मिल रहा है ना, अब वो 15% इनके पास शेयर्स है, हो सकता है 10% शेयर्स हो सकता है 20-25% शेयर्स हो, तो जितना भी परसेंट इनके पास शेयर्स होता है उस प्रॉफिट का उतना परसेंट ही दिया जाता है। सो अगर प्रॉफिट कम हो तो इनका हिस्सेदारी मतलब इनका हिस्सा जो मिलता है वो भी कम होता है, और अगर लॉस होता है तो उस लॉस में भी इन्हीं का भागीदारी होता है उतना परसेंट। बट यहाँ क्या होता है, यहाँ प्रॉफिट हो, लॉस हो, कम हो, ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता, जितना फिक्स्ड अमाउंट इनको देना है उतना इनको देना पड़ेगा और सबसे पहले दिया जाता है। अब आप बोलोगे इस हिसाब से तो प्रेफरेंशियल शेयर बेटर होता है क्योंकि इसमें रिस्क नहीं होता, दिया भी पहले जाता है, यहाँ रिस्क भी है प्लस दिया भी बाद में जा रहा है। तो लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है, यहां भी इनके पास कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं जो इनके पास नहीं होते। हाँ, इनके पास सिक्योरिटी जरूर होता है, ठीक है, इनको पहले भी दिया जाता है, प्रेफरेंस भी होता है इनके पास, लेकिन इनके पास कुछ स्पेशल बेनिफिट्स और राइट्स नहीं होते जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। कौन सारे राइट्स? इक्विटी शेयर होल्डर्स का अधिकार होता है कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का। कैसे? लेट मी टेल यू। एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट होगा तो ही आपको बेनिफिट होगा, अगर वो कंपनी लॉस होता है तो आपको लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है, आपको उल्टा का लॉस झेलना पड़ेगा। तो इसमें आप क्या देख रहे हो और इसमें आप क्या समझ सकते हो? ऑब्वियस बात है, जिनके पास इक्विटी शेयर्स है उनका हर एक डिसीजन कंपनी के हित में होगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर हो तो क्या आप कंपनी के डिसीजंस में उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे और उतना सोच समझ के डिसीजंस लोगे? बिकॉज उस कंपनी का आपके डिसीजन का जो भी नतीजा निकले, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, फर्क नहीं पड़ता, जितना आपको मिलना है उतना आपको मिलेगा और सबसे पहले मिलेगा। तो क्या उन कंपनी के डिसीजंस में आपका कोई उतना बड़ा रोल होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या लेना देना है उस कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन से? आपके डिसीजन से क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उससे आपको क्या लेना देना है? जितना आपको मिलना है वो तो आपको फिक्स्ड है, वो तो आपको मिलेगा ही, चाहे आपका ज्यादा भी प्रॉफिट करवा लो आपके डिसीजन से तो भी जितना आपको मिलना है आपको उतना ही मिलेगा। तो इसीलिए इनको इंपॉर्टेंट डिसीजंस में डिसीजंस मेकिंग राइट्स एंड वोटिंग राइट्स जो है वो नहीं दिया जाता। वहीं पर इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में ऐसा होता है कि कंपनी को जितना फायदा होगा इनको उतना ही फायदा होगा, जितना कंपनी को जितना लॉस होगा इनको भी उतना लॉस होगा। तो कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस का जो असर है वो इनके ऊपर भी जो है एज कॉन्सिक्वेंसेस पड़ने वाला है, ये भी फेस करते हैं। इस वजह से कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस बनाने का और उसमें भागीदारी निभाने का जो है डिसीजनरी राइट्स या वोटिंग राइट्स वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, ना कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को। यहां पर इनके पास एक्स्ट्रा राइट्स होते हैं और इनके पास वो नहीं होते। तो ये है डिफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के बीच, उनके स्पेशल राइट्स एंड बेनिफिट्स के बीच, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, तीसरा टाइप का शेयर होता है डेफर्ड शेयर। डेफर्ड टर्म जहां भी आए वहां आपको समझ लेना है, डेफर्ड मतलब डिलेड या टाला हुआ, वक्त के बाद मिलने वाला, उसको डेफर्ड कहा जाता है। सो डेफर्ड शेयर मतलब ये वो शेयर्स होते हैं जो आपको सबसे लास्ट में मिलते हैं। बेसिकली ये जो डेफर्ड शेयर्स होते हैं वो कंपनी के फाउंडर्स और को फाउंडर्स रखते हैं। हम सबके घर में मेहमान आते हैं तो हम पहले किसको खिलाते हैं? खुद पहले खाते हैं कि पहले मेहमान को खिलाते हैं? ऑब्वियसली पहले मेहमान को खिलाते हैं। तो जिनका कंपनी है, जो उस कंपनी के फाउंडर्स है, को फाउंडर्स है, वो पहले अपना शेयर्स ले लेंगे और फिर बाकी बचा कुचा से सबको देंगे, या पहले सबको दे देंगे शेयर होल्डर्स को, उसके बाद जो बचेगा उसमें से खुद में डिवाइड करेंगे? ऑब्वियसली पहले वो शेयर होल्डर्स को देंगे,
जो बाहर से आए हैं, जो इन्वेस्ट किए हैं भरोसा करके, पहले उनको देंगे, बाद में जो बचेगा उस कंपनी से वो चीज जो है वो कंपनी के फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स आपस में डिवाइड करेंगे। उसी चीज को डेफर्ड शेयर कहा जाता है, यानी कि वो शेयर है जिसको सबसे लास्ट में बांटा जाता है, ठीक है। और ये किसके बीच बांटा जाता है? कंपनी के फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स के बीच बांटा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्टली हम बोनस शेयर के बारे में। तो व्हाट इज बोनस शेयर? अब होता क्या है, बोनस शेयर इज जस्ट लाइक बोनस सैलरी। इसको देना या लेना कंपलसरी नहीं होता, मतलब कोई दे तो लोगे ऑब्वियसली, बट देना मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं होता। ये यूजुअली जैसे बोनस दिया जाता है ना, बोनस अमाउंट, वो सैलरी से हटके एक एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो कि किसी स्पेशल ओकेजन पे दिया जाता है कंपनी के वर्कर्स को, ताकि वो वर्कर्स खुश रहें और कंपनी से जुड़ा हुआ रहे और अच्छे से काम करे। बिल्कुल उसी तरह जो बोनस शेयर्स है वो फाउंडर्स देते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स को, ठीक है, ताकि शेयर होल्डर्स जो है वो उस कंपनी से खुश रहे और उस कंपनी से अपने शेयर्स को निकाल के ना चला जाए, तो उस अमाउंट, अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को निकाल के ना चला जाए। और शेयर होल्डर्स को इंटैक्ट रखने के लिए, कंपनी से जुड़े हुए रखने के लिए और शेयर्स को जुड़े हुए रखने के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन को जोड़े रखने के लिए उनको बोनस शेयर दिया जाता है, खुश करने के लिए, जो देने के लिए वो मतलब मैंडेटरी नहीं होते और कंपलसरी नहीं होता उनको देना, बट वो एक्स्ट्रा शेयर्स, एक्स्ट्रा अमाउंट होता है। जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से जो भी पैसा लास्ट में बच जाता है उसमें से एक पर्टिकुलर बोनस अमाउंट शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है, अगर कंपनी का फाउंडर्स चाहे, ठीक है, उनको खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए। ये मैंडेटरी नहीं होता कि इतना परसेंट देना ही पड़ेगा, जैसे फिक्स्ड शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर में फिक्स्ड होता है कि इतना देना ही पड़ेगा, इक्विटी शेयर में भी होता है कि इतना परसेंट उसका शेयर में योगदान है तो इतना परसेंट देना ही पड़ेगा प्रॉफिट से। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं होता कि जितना चाहे दे सकता है, नहीं भी चाहे तो नहीं दे सकता है, ठीक है, देना चाहे तो दे सकता है। तो इसको बोलते हैं बोनस शेयर। ये बिल्कुल भी किसी बोनस सैलरी की तरह होता है, जो एक एक्स्ट्रा एडेड अमाउंट होता है जो उनको खुशी के मामले में, किसी त्योहार में, ओकेजन में दिया जाता है। यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही काम होता है, बोनस के रूप में दिया जाता है शेयर्स में से एक पर्टिकुलर हिस्सा शेयर होल्डर्स को। तो होप आप सभी टाइप के शेयर्स के बारे में जान चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लोन्स के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है लोन्स जो है ना, ये डेट क्रिएटिंग टूल्स होते हैं। बेसिकली ये एक लाइबिलिटीज, एक तरीके के लाइबिलिटीज होते हैं। जब भी हम कहीं जगह से उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, जो हमको आने वाले वक्त में चुकाना होता है विद ड्यू इंटरेस्ट, जितना भी टाइम के बाद चुका है उसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट पे, रेट पे, प्री डिसाइडेड रेट पे इंटरेस्ट भी जुड़ता जाता है और उसके साथ देना पड़ता है। इसे हम लोन कहते हैं, ठीक है। लोन्स आर द डेट क्रिएटिंग ट्रांजेक्शंस और टूल्स, ठीक है। एंड ये मतलब बेसिकली डेट क्रिएट करता है लोन्स, ठीक है। और जो फॉरेन लोन्स होते हैं वो लोन्स होते हैं जो एक देश दूसरे देश से लेता है या IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह से लेता है, ठीक है, मतलब क्रॉस बॉर्डर लोन्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये कैपिटल रिसीट के रूप में होते हैं, क्योंकि लोन से पैसा आ रहा है, ठीक है। तो लोन क्या है? कैपिटल अकाउंट में आएगा ना वो चीज। तो लोन का पैसा कैपिटल अकाउंट में आता है किसके? बैलेंस ऑफ पेमेंट के। यहाँ क्योंकि यहाँ फॉरेन लोन्स का बात हो रहा है, तो जितने भी फॉरेन ट्रांजेक्शन है वो कहाँ रजिस्टर होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट के कैपिटल रिसीट्स के रूप में जो भी हम लोन लेते हैं वहां से पैसा आता है और बाद में हमें विद इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और लेकिन वहीं पर अगर हम लोन देते हैं तो हमारे यही बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट से हम फॉरेन लोन्स देंगे, जो कि कैपिटल बेसिकली एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। यहां पर लोन देना तो सही है क्योंकि इससे एसेट बिल्ड होता है आने वाले टाइम के लिए, लेकिन लोन लेना बुरा होता है बिकॉज यहाँ डेट क्रिएट होता है, लायबिलिटी क्रिएट होता है, बर्डन क्रिएट होता है आने वाले वक्त के लिए, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इज द टोटल फॉरेन करेंसी रिजर्व ऑफ द कंट्री विद RBI एट इट्स कस्टडियन, ठीक है। फॉरेन रिजर्व क्या होता है? जैसे कि हमारे गाड़ी में हमें पता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि 12 लीटर का आपका टंकी है तो उसमें से 2 लीटर रिजर्व में रहता है। वो तेल बाद में काम आता है, जब तेल खत्म हो जाए, एम्प्टी में चला जाए कांटा, तो उसके बाद पेट्रोल पंप तक जाने के लिए। बिल्कुल यहाँ भी वैसा ही है। फॉरेन रिजर्व जो है वो हमारा टोटल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जितना भी फॉरेन करेंसी बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू आता है, उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो RBI रखता है। फॉरेन RBI ही कस्टडियन होता है फॉरेन रिजर्व के रूप में। और उस फॉरेन रिजर्व का क्यों यूज किया जाता है? कल जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पे चला जाए या फिर में पैसा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में पैसा डेफिसिट पे चला जाए, कम हो जाए, तो ऐसे केस में जब हमें पैसा का जरूरत पड़े तो इसी फॉरेन करेंसी रिजर्व से ही पैसा निकाला जाता है। फॉरेन रिजर्व से ही जो है RBI का पैसा निकाला जाता है, ठीक है, मॉनिटाइज करने के लिए उस बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को, ठीक है। और साथ ही साथ जब मार्केट में रुपीज का जो वैल्यूएशन है डॉलर्स के हिसाब से, डॉलर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो, तो उसे कंट्रोल करने के लिए भी इसी फॉरेन रिजर्व का ही यूज किया जाता है। और इस प्रोसेस को हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे जब एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। तो ये काम होता है हमारे फॉरेन रिजर्व का।
अब बात करते हैं ऑल द एसेट्स जो है, जितने भी एसेट्स हैं, ऑल द एसेट्स इन फॉरेन डिनोमिनेशंस फ्रॉम द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अब फॉरेक्स रिजर्व में क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। ये फॉरेन करेंसी भी हो सकता है, ये गोल्ड भी हो सकता है, बिकॉज गोल्ड के पास लीगल टेंडर होता है ना थ्रू आउट द वर्ल्ड में, तो गोल्ड भी हो सकता है, या इसके अलावा आईएमएफ के द्वारा इशूड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी एसडीआर भी हो सकते हैं। ये सभी चीजें वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। ठीक है, फॉरेन करेंसी भी, एसडीआर भी एंड गोल्ड भी, इसलिए ये तीनों ही चीज एसेट्स के रूप में या लिक्विड एसेट्स के रूप में फॉरेन रिजर्व में जमा रह सकता है, एज फॉरेन रिजर्व आरबीआई जमा रखता है। ठीक है, और यही बेसिकली हम क्या बोलते हैं, नेसेसरी टूल के रूप में यूज किया जाता है हमारे देश द्वारा, जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है उसको फुलफिल करने के लिए, और साथ ही साथ स्टेरिलाइजेशन यानी कि रुपीस का जो वैल्यूएशन है विथ रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज लाइक डॉलर्स, उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इंडियन फॉरेन रिजर्व कंप्राइजेज ऑफ फॉरेन करेंसी, जैसे कि मैंने बताया फॉरेन करेंसी रहते हैं, गोल्ड रहते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होते हैं गोल्ड, और साथ ही साथ एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं जिनको आईएमएफ जो है वो इशू करता है। ठीक है, देखो यहां पर है जितने भी हमारे करंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितने भी हमारे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इसका मतलब जो भी यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज में, या फिर लोन दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट करवाया जा रहा है, ठीक है, रिसीव किया जा रहा है, ये जितने भी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में ट्रांजेक्शन है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, ठीक है, ये सभी को ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स कहा जाता है। ठीक है, और इसीलिए ये जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, इसको ऑटोनोमस अकाउंट भी कहा जाता है क्योंकि यहां से सारे ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, पैसों का लेन देन होता है फर्स्ट प्लेस पे, इनको ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स कहा जाता है, और इन अकाउंट्स को, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट को एक साथ ऑटोनोमस बेसिकली अकाउंट्स के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स या एकोमोडेटिंग अकाउंट्स। तो अब जब भी हमारे करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट आता है या बैलेंस ऑफ पेमेंट में कमी पहुंचता है, कमी पड़ जाता है, डेफिसिट हो जाता है, तो जहां से उस फॉरेन करेंसी के रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है, उस डेफिसिट को भरा जाता है, चाहे वो बेसिकली आरबीआई से फॉरेक्स रिजर्व से पैसे लेकर हो, फॉरेन करेंसी लेकर हो, उस डेफिसिट को मतलब कमी को भरा जाए, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, या फिर दूसरे देश से लोन लेके भरा जाए, या जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन से फॉरेन करेंसी के लोन्स लेकर ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में जो भी कमी देखने को मिला है, डेफिसिट देखने को मिला है, उसको भरा जाए। ऐसे ट्रांजेक्शन्स को एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स कहा जाता है, और इसीलिए जो हमारा फॉरेन रिजर्व है आरबीआई के पास, जिसको यूज किया जाता है इनमें होने वाले फॉरेन करेंसी के कमी को भरने के लिए, उसे एकोमोडेटिंग अकाउंट भी कहा जाता है। सो फॉरेन रिजर्व, ठीक है, जिसके कस्टडियन आरबीआई है, उस फॉरेन रिजर्व को एकोमोडेटिंग अकाउंट भी कहा जाता है, क्योंकि फॉरेन रिजर्व का यूज जो है करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में होने वाले डेफिसिट को एकोमोडेट करने के लिए ही किया जाता है, सिंपल टर्म्स में। ठीक है, तो अगर सिंपल साधारण भाषा में एक बार बताएं तो जितने भी डायरेक्ट ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, उनका एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, और जो भी ट्रांजेक्शन्स कहीं पर होने वाले पैसे के आर्थिक कमी को पूरा करने के लिए किए जाते हैं, उसको एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। तो जो भी डायरेक्ट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेन देन होते हैं फॉरेन रिजर्व मतलब फॉरेन करेंसी में, वो कहां से किए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट से ही किए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें जो है एकोमोडेटिंग अकाउंट्स भी कहा जाता है। और जो जब भी हमारे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में पैसे का, फॉरेन करेंसी का कमी देखने को मिलता है, उस कमी को कहां से भरा जाता है, या तो लोन्स लेके भरा जाता है, और या तो आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो रिजर्व है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वहां से फॉरेन करेंसी लेके भरा जाता है। तो इसीलिए उसे फिर एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन या आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व को एकोमोडेटिंग अकाउंट भी कहा जाता है, बिकॉज वो एकोमोडेट कर रहा है एक तरीके से इस डेफिसिट को, इस कमी को, जो कि करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में हुआ है। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है, जिसको फॉरेक्स रेट कहते हैं, इज द प्राइस पेड इन डोमेस्टिक करेंसी टू गेट 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। अब फॉरेक्स रेट क्या होता है या फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? 1 यूनिट फॉरेन करेंसी यानी कि $1 खरीदने के लिए हमें कितना रुपीस पे करना पड़ेगा या देना पड़ेगा, जिसके बदले हमें 1 यूनिट फॉरेन करेंसी या $1 हमें जो मिले, तो उसके लिए हमें कितना रुपीस देना पड़ेगा, इसे फॉरेक्स रेट या फॉरेन एक्सचेंज रेट कहा जाता है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम्स। जो एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम,
ठीक है, पहला होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहा जाता है। ये चाइना में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और यहां पर जो वैल्यूएशन होता है, जो रेट होता है कि कितना रुपीस के बदले, मान लीजिए कि कितना रुपीस के बदले या कितना करेंसी ए के बदले करेंसी बी मिलेगा, ये जो रेट होता है ये उसी देश का गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। ठीक है, इसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम या पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं, फॉलोड बाय चाइना। वहीं पर अमेरिका जो फॉलो करता है वो होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री ए का जो करेंसी है उसका वैल्यू कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज, वो डिपेंड करता है कि उस करेंसी का मार्केट में डिमांड कितना है उसके ऊपर। ठीक है, यानी कि वो मार्केट के अनुसार ऊपर या नीचे हो सकता है, फ्रीली फ्लोट करता है। इसको फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं, जिसमें देश का गवर्नमेंट अपने एक्सचेंज रेट सिस्टम को कंट्रोल नहीं करता, मार्केट कंट्रोल करता है। मार्केट साथ वो ऊपर नीचे होता है उस देश के करेंसी का वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज। ठीक है, और ये अमेरिका द्वारा फॉलो किया जाता है। इंडिया द्वारा जो फॉलो किया जाता है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम ही है, लेकिन थोड़ा बहुत हम कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। डायरेक्टली करेंसी को नहीं कंट्रोल करते, मार्केट को कंट्रोल करते हैं। बिकॉज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है, मार्केट करेंसी को कंट्रोल करता है। तो इंडिया में भी जो है मार्केट ही उस करेंसी को कंट्रोल करता है, लेकिन मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, मार्केट को देश का गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। तो भले ही ये फ्लोटिंग है, लेकिन ये फ्रीली फ्लोटिंग नहीं है, क्योंकि मार्केट को हम कंट्रोल कर रहे हैं और मार्केट के अनुसार वो करेंसी कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो बिकॉज हम लोग करेंसी को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो ये फ्लोटिंग ही है, लेकिन फ्रीली फ्लोटिंग नहीं है, बिकॉज मार्केट हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, मार्केट में फॉरेन करेंसीज को डाल के या खींच के हम मार्केट में उस अपने करेंसी का जो डिमांड है उसको कंट्रोल करते हैं, और इन रिटर्न वो मार्केट जो है वो उस करेंसी को कंट्रोल करता है, उसके वैल्यू को। तो इसे मैनेज्ड फ्लोट कहा जाता है। वेस्टर्न वर्ल्ड इसे डर्टी फ्लोट भी कहते हैं, हम इसे मैनेज्ड फ्लोट कहते हैं, क्योंकि है तो ये फ्लोटिंग सिस्टम, लेकिन इसको कंट्रोल किया जाता है मार्केट को कंट्रोल करके गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, तो इसे मैनेज्ड फ्लोट भी कहा जाता है और इंडिया द्वारा मैनेज्ड फ्लोट यूज किया जाता है। ठीक है, इनके बारे में और डिटेल्स में कि ये जो एक्सचेंज रेट होते हैं वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, ये पेग्ड सिस्टम क्या है, ये फ्रीली फ्लोटिंग किया है, मैनेज फ्लोटिंग किया है, और इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व को हम कैसे यूज करते हैं मैनेज फ्लोट करने के लिए, ठीक है, या मार्केट को कंट्रोल करने के लिए और अपने करेंसी के वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज। ये हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एक्सचेंज रेट्स वगैरह के बारे में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, और साथ साथ जो स्टॉक एक्सचेंज हो गए, बीएसई हो गए, एनएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, क्रिसिल हो गया, इनके बारे में, और जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड्स होते हैं इनके बारे में हम अगले क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। हो आपको आपका क्लास, आज का क्लास जो है आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे जुड़े रहे हमारे आगे के सेशंस के लिए। आगे के सेशंस में हम और भी नए नए चीजें जानेंगे। ठीक है, ये जो बेसिकली एक्सचेंज रेट्स हमने जाना, इनके बारे में और डीपली बात करेंगे कि एक्सचेंज रेट्स काम कैसे करते हैं, स्टेरिलाइजेशन क्या होता है उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व का क्या यूज होता है स्टेरिलाइजेशन में, उसको अच्छे से समझेंगे। और साथ ही साथ हम अलग अलग टाइप के जो मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड्स होते हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इनके बारे में भी जानेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।